हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वन मास्टर अकेडमी। जैसा मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर हम 12th स्टैंडर्ड की वीडियो डालेंगे, तो आज हमारा ये फर्स्ट 12th स्टैंडर्ड का वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। आज आप पढ़ोगे मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक ये आपके मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। अब मैथमेटिकल लॉजिक के नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आगे रहेंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है, मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, फ्यूचर में इसका क्या यूज़ है। तो चलिए ये सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ फटाफट। तो मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। मैथमेटिकल इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एवरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मस्ट बी द प्रीसिस, हैंस there has to be the proper reasoning in every mathematical proof. Proper reasoning involves the logic. The study of a logic helps in increasing one's ability of systematic and proper reasoning. It also helps to develop the skills for understanding the various mathematical statement and their validity. Logic has a wide scale applications in circuit designing, computer programming and etc. Hence the study of a logic become essential. अरे कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ, नहीं समझा? चलिए सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ। तो सरल शब्दों में ये सब जो मैंने बोला उसका यही अर्थ है कि जो मैथमेटिकल लॉजिक है इसके अंदर हम अगर मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ लेते हैं तो इससे आपको जो प्रॉपर रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो करने आ जाएंगे। इससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएंगी, बहुत सारे स्टेटमेंट को आप समझ जाओगे। और तो आज के जनरेशन में मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है सर्किट डिज़ाइनिंग में, मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में। तो आप समझ सकते हो कि मैथमेटिकल लॉजिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर ये जो आपका आज फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट बेसिक क्लियर करेंगे। वो बेसिक जो आपके फर्स्ट वाले एक्सरसाइज 1.1 के अंदर यूज़ होंगे वही सब हैं, ध्यान से सुनिए। तो फर्स्ट आपका क्या बेसिक क्लियर, फर्स्ट जो बेसिक आपको क्लियर करना है वो फर्स्ट बेसिक क्या है आपका, स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू। चलिए अभी स्टेटमेंट क्या होता है पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। ए स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस the true चलो ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट का एक डेफिनेशन लिखा है, फटाफट देखते हैं हम क्या है। तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय द लेटर्स P, Q and R। तो मैंने जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। लेकिन एक स्टेटमेंट एक बार में वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, एक ही स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते हैं। और स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए, स्टेटमेंट्स को दर्शाने के लिए PQR इन लेटर, इन अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। जैसा यहाँ पे बोला गया है कि स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये जो है ये क्या है आपका, एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो इसके लिए आपको टाइप ऑफ सेंटेंस आना चाहिए जो आपने फर्स्ट टाइम 5th स्टैंडर्ड के बेसिक ग्रामर में, इंग्लिश के बेसिक ग्रामर में पढ़ा था, टाइप ऑफ सेंटेंस। चलो फटाफट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपने इसमें क्या पढ़ा था, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ एक्सक्लामेटरी,
फिफ्थ ओपन सेंटेंस। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग के मैंने 4 लिखा है, आपने पहले, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आते रहेंगे, इंग्लिश के ग्रामर में भी आपने ये सब कुछ पढ़ा है। जैसे यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, क्या लिखा मैंने, 3 इज़ एन ऑड नंबर। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा कि 3 इज़ एन क्या है, ऑड नंबर। तो ये मेरा क्या है, एक सेंटेंस मैंने लिखा है जो डिक्लेरेटिव का सेंटेंस है। कैसे पता चला, मैं डिक्लेयर किया कि 3 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। और ये जो ऑड नंबर हमने लिखा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हमारा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो 3 इज़ एन ऑड नंबर, ये हमारा क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल बोल सकता हूँ कि मैंगो इज़ अ फ्रूट, ये भी क्या है, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। इसमें मैंने डिक्लेयर किया कि मैंगो क्या है, फ्रूट है। अब मैं बोलता हूँ कि बनाना इज़ अ वेजिटेबल, ये भी हमारा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही है। हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो बनाना है वो क्या है, वेजिटेबल है, बट वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्योंकि बनाना वेजिटेबल थोड़ी ना होता है, बनाना क्या होता है, फ्रूट होता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए अभी इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर आपको ऑर्डर और रिक्वेस्ट के बारे में उससे रिलेटेड जो सेंटेंस मिलते हैं वो आते हैं किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज़ हेल्प मी। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही सेंटेंस आएंगे किसमें, इंपरेटिव में, जिसमें ऑर्डर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको, रिक्वेस्ट मिलेगा। उसके बाद जैसे थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है, इंट्रोगेटिव। अब जैसा पता है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन, हाउ आर यू। तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर आपको इमोशंस और एक्साइटमेंट वाले सेंटेंस मिलते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ, हाउ लकी आई एम, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये जो आपने फर्स्ट टू लेके फोर्थ तक जो मैंने एग्जांपल्स लिखे, आपने इंग्लिश के ग्रामर में भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और ये सारे सेंटेंस जो है, ये सारा मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखा है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव भी बोला जाता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये चारों में से 1 2 3 4 जो यहाँ तक मैंने बताया है, ये चारों में से सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस से स्टेटमेंट होगा, बाकी ये तीनों जो रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं होते। आपको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल में इसलिए लिखा, ये बताने के लिए कि आपको समझे कि स्टेटमेंट खाली डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होगा, बाकी दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं। चलिए अभी ओपन सेंटेंस है। अभी ओपन सेंटेंस के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा था, ये नया कुछ आया है। चलिए ओपन सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओपन सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन विच आर नॉट स्टेटेड इन अ सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है, आपने चतुर के लैंग्वेज में तो सुन लिया कि ये होता है ओपन सेंटेंस। अब चलो रणछोड़दास छात्रदास के स्टाइल में भी सुन लो। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसका ट्रूथ वैल्यू वेरी करेगा मतलब चेंज होगा। कुछ कंडीशंस रहेंगी, उस कंडीशन के हिसाब से हमेशा सेंटेंस का जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो चेंज होगा, लेकिन वो कंडीशन भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ये होता है हमारा ओपन सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि x + 3 = 9। इस कंडीशन के अंदर जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है x + 3 = 9, इस केस के अंदर जो x है उस x के प्लेस पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। ये सारे कंडीशंस के अंदर ये जो केस है, ये जो 1 2 3 4 5 तक मैं रखूँगा नंबर, ये इस कंडीशन को इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, इसलिए वहाँ पे वो फॉल्स होगा। तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका आंसर हमें भी फॉल्स मिल रहा है। बट अगर मैं x के प्लस पे 6 रख दूँ, x के प्लेस पे क्या रख दूँ, 6 रख दूँ, तो वेरीफाई कर देगा। 6 + 3 = 9 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 + 3 = कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। 6 + 3 = 9। इस कंडीशन को क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। और अब हमारे पास एक ऐसा यहाँ पे केस मिला है जिसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 के लिए यही सेम केस था जो फॉल्स आ रहा था, बट 6 के लिए ट्रू आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, इसका यही रीज़न है। ये क्या है आपका ओपन सेंटेंस है जिसके अंदर जिसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो वेरी करेगा सम कंडीशन के हिसाब से, लेकिन वो कंडीशन x + 3 = 9 कुछ कंडीशन रहेगा वो क्वेश्चन में आपको सेंटेंस में नहीं दिया रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि वैन x = 6,
अभी एक मैंने कंडीशन लिख दिया कि x + 3 = 9, ये केस है, इसमें मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि x = 6 है, x के पे कितना रखना है आपको 6 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होगा, क्या हुआ नहीं समझा, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेशन मैंने क्या बोल दिया था कि ओपन सेंटेंस क्या करेगा, हमेशा वेरी करेगा और डिपेंड रहेगा किसी न किसी कंडीशन के ऊपर, और कंडीशन स्टेट नहीं किया रहेगा। बट हमारे पास एक ऐसा केस है जिसके अंदर स्टेट किया ये कंडीशन, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। वरना क्या रहेगा ये, अगर ये मैं हटा देता हूँ तो ये क्या रहेगा आपका ओपन सेंटेंस रहेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, Chinese food is very tasty। तो एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है मैंने, चाइनीज़ फूड इज़ वेरी टेस्टी। अब मुझे लगता है कि चाइनीज़ फूड वेरी टेस्टी है, ये मेरा ओपिनियन है। बट यही सेम चीज़ मैं किसी और से पूछूंगा तो हो सकता है कि उसका ओपिनियन कुछ और हो, मतलब मेरे लिए ट्रू है लेकिन दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा यहाँ पे सेंटेंस है जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो क्या है, हमारा ओपन सेंटेंस है। और सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है कि ओपन सेंटेंस भी आपका स्टेटमेंट नहीं होता है। तो जैसा डेफिनेशन हमने लिखा था कि सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, उसके अलावा और दूसरे किसी भी टाइप का सेंटेंस आने दो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। आप 1 2 3 4 5 ये 5 अलग अलग टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे 1.1 में, जिसमें आपको पहचानना रहेगा कि जो आपको फॉलोइंग सेंटेंस दिए गए हैं वो स्टेटमेंट है कि नहीं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होगा, बाकी दूसरा कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। ओपन सेंटेंस में कंफ्यूज मत होना। ओपन सेंटेंस मतलब एक ऐसा कंडीशन मिलेगा जिसके अंदर ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, वैरी करेगा, उसका आंसर ट्रू भी आएगा और फॉल्स भी आएगा, वो क्या होगा, हमारा ओपन सेंटेंस होगा। ऐसे वाले केस के अंदर यहाँ पे बाजू में अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो ओपन सेंटेंस है। अगर इस फॉर्म में, इस इक्वेशन के फॉर्म में देने के बाद वेरिएबल का कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओपन सेंटेंस का लिखा है। तो आई होप कि स्टेटमेंट जो है अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा कि स्टेटमेंट खाली डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा और बाकी किसी भी टाइप का सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है। चलिए अब दूसरी बात जो इसमें थी, मैंने बोला था ट्रूथ वैल्यू के बारे में। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जैसा हमें पता चला है कि अभी स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, उसका ट्रूथ वैल्यू होगा कैपिटल टी। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचना नहीं इसमें। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल टी। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स रहेगा, फिर भी हम क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ही लिखेंगे। ये बात आप समझ लो, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है फिर भी हम क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू। तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एफ। हो गया, बहुत ही ईजी था ये। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी होगा। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका कैपिटल जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो कैपिटल एफ हो जाएगा। तो आई होप आपका स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू एक क्लियर हो गया रहेगा। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से आप देखिए कि इसमें क्या हमने बताया था। स्टेटमेंट खाली डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, उसके अलावा कुछ दूसरा कोई भी सेंटेंस आने दो स्टेटमेंट नहीं होगा। ट्रूथ वैल्यू, अगर कोई स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी होगा। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी आगे क्या आपको पढ़ना है चलिए अभी हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे हम, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, जैसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, इसको ऐसे उल्टे वी के साइन से दिखाया जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको और बोला जाता है कंजंक्शन। दूसरा और, इसको हम वी के साइन से दिखाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन। थर्ड नॉट, जिसको कुछ इस साइन से आप दिखाओगे, दर्शाओगे। और इसको क्या बोला जाता है, इसको और निगेशन भी बोला जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है, निगेशन। फोर्थ कनेक्टिव है इफ़ और देन का केस आएगा। इसको डिनोट किया जाता है सिंगल हेडेड एरो से। इसे और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इम्प्लीकेशन। और बोला जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है, कंडीशनल, ये भी नाम है उसका। चलिए फिफ्थ वाला है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़।
अब इसके अंदर क्या, इसको डिनोट करने के लिए डबल हेडेड एरो इस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब नोटेशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिनोट करने के लिए। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डबल इम्प्लीकेशन, और क्या बोला जाता है इसको, बाई कंडीशनल, ये भी इसका नाम है बाई कंडीशनल। चलो ध्यान से देखो, तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे, काफ़ी इजी है। एंड इस तरीके से साइन रहेगा, कुछ उल्टा बी की तरह से दिखेगा तो क्या रहेगा हमारा एंड रहेगा। उसको और क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। ये दूसरा हमें दिख रहा है क्या है, और है वी के जैसा दिखेगा, इसको क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन बोला जाता है। नॉट, इसको इस तरीके से साइन से हम दिखाते हैं, इसको और क्या बोला जाता है, निगेशन बोला जाता है। इफ और देन के केस में हम सिंगल हेडेड एरो का इस्तेमाल करेंगे, उसको इम्प्लीकेशन और कंडीशनल भी बोला जाता है। उसके बाद ये जो फिफ्थ वाला है उसमें इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसमें डबल हेडेड एरो आपको मिलेगा, उसको और क्या बोला जाता है, डबल इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल भी बोला जाता है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जैसा इसका नाम ही है लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्या नाम है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स से हमें क्या समझता है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब क्या है, कनेक्टिव्स का काम क्या होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स। कनेक्ट करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो कनेक्टिव्स है, ये सारे कनेक्टिव्स क्या करेंगे, जो सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे वो सबको क्या करेंगे, कनेक्ट करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे, वही इनका काम होता है लॉजिकल कनेक्ट। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा। तो चलिए मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा टुडे इज़ ए pleasant day and I want to go for shopping। चलिए ध्यान से देखिए, अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अब इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे किसको, लॉजिकल कनेक्टिव। जैसे मैंने पहले ही बताया, लॉजिकल कनेक्टिव मतलब क्या, जो 2 सिंपल सेंटेंस या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये सारे क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स का बस इतना ही काम है कि वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, सिंपल सेंटेंस को, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि टुडे इज़ अ प्लीजेंट डे, एक आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो एक सिंपल स्टेटमेंट है। दूसरा आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग, ये आपका क्या है, दूसरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, आपका एक सिंपल स्टेटमेंट है। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को यहाँ पे एंड से क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है, कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पे एंड क्या होगा हमारा, एंड हमारा होगा लॉजिकल कनेक्टिव। चलिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख के दिखाता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझे। जैसे मैंने लिखा लेट पी, ये क्या है आपका, टुडे इज़ ए प्लेजेंट डे एंड क्यू, सेकेंड वाला सिंपल जो आपका स्टेटमेंट वो क्या है, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग। ये क्या है आपका, ये आपका है सेकंड वाला सिंपल स्टेटमेंट। जैसा हमने पहले देखा था स्टेटमेंट के डेफिनेशन में कि स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए लेटर पी और क्यू का इस्तेमाल करते हैं, वही हमने किया यहाँ पे कि एक बड़ा सा हमें क्या दिख गया, स्टेटमेंट दिख गया जो हमारा क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, और इसके अंदर 2 हमें दिख रहे हैं कि सिंपल स्टेटमेंट है। तो हमने बोला कि फर्स्ट वाला जो हमारा सिंपल स्टेटमेंट है उसको हमने पी से डिनोट किया, दर्शाया, और सेकंड वाले को हम क्यू से दिखा दिए कि टुडे इज़ अ प्लीजेंट डे और आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। अभी ये जो दोनों सिंपल स्टेटमेंट थे, जो मेरा फर्स्ट वाला था जिसको मैंने पी से डिनोट किया है, अब इसका मैं बोलूँ कि सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द सिंबॉलिक फॉर्म इस, क्या हो जाएगा, पहला हमारा स्टेटमेंट है पी जिसको हमने लिखा है यहाँ पे टुडे इज़ अ प्लीजेंट डे। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा है वाई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, इसको हमने क्या लिखा है, क्यू से दिखाया है। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, क्यू लिख दिया। अब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट किया गया है, किससे जोड़ा गया है, एंड से। और मुझे क्या पता है कि लॉजिकल कनेक्टिव में जो ये एंड होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है, ऐसा उल्टा वी से। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, उल्टा वी। तो ये कनेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है।
तो एक एग्जांपल था लॉजिकल कनेक्टिव का। तो आपको ध्यान में रखना है लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है। लॉजिकल कनेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल स्टेटमेंट, जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये 5 क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, जो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बार बार करेंगे इस चैप्टर में। ये आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट वीडियो पॉज कर लो, इसको याद कर लो, देखो क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसी से ये जो हमारा सेंटेंस बना है, ये सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब इससे हम कंपाउंड सेंटेंस का भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए अभी। A new statement is formed by combining 2 or more simple statements by using लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी हमने देखा कितना इजीली हमने कंपाउंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन बोल दिया। बस इसका इस्तेमाल करके हमने बोला कि एक नया स्टेटमेंट बनेगा जो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव का इस्तेमाल करके जोड़कर बनाया जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। चलो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलो इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे। ये ट्रूथ टेबल आपका लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, जो ये पढ़ लिया तो आपका 1.1 जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अब ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स के क्या है, ट्रूथ टेबल्स है। तो चलिए ध्यान से देखिए। अभी जैसा फर्स्ट वाला है, अभी मान लो कि फर्स्ट जो हमारा एंड का केस है, तो एंड के केस के लिए जैसे हमने एंड का यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, तो फर्स्ट हम एंड का ही ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो हम फर्स्ट ट्रूथ टेबल देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल फर्स्ट हम किसके लिए दिख रहे हैं, एंड के लिए, एंड का केस जिसमें हम ऐसा उल्टा वी से हम डिनोट करते हैं। और इसके अंदर ये जो मेरा फर्स्ट कंडीशन है, इस ट्रूथ टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, ये हमारा एंड वाला केस है। जैसे यहाँ पे सेम जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आएगा सेम, वो क्या है हमारा, टुडे इज़ अ प्लेजेंट डे एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर क्या है, शॉपिंग। अब यहाँ पे हमारा पी हमने मान लिया, जो पी हमारा स्टेटमेंट है सिंपल सेंटेंस, वो क्या है, टुडे इज़ अ प्लेजेंट डे। जो क्यू वाला हमने माना है, वो क्या माना है हमने, इसको माना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग। ये सेकंड वाला हमारा जो लेटर हमने सिंपल स्टेटमेंट था, इसको हमने क्यू मान लिया है। अब ये दोनों को हम दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से पी एंड क्यू ये क्या है, हमारे स्टेटमेंट्स है जिसको कनेक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया गया है। अब इस स्टेटमेंट का ये जो नया स्टेटमेंट मेरा बन गया है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पी था जो सिंपल हमारा स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट क्या था हमारा क्यू था जो सेकंड हमारा सिंपल स्टेटमेंट था। वो दोनों को एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया गया है, तो हमारा एक नया स्टेटमेंट बन गया। ये जो स्टेटमेंट क्या है हमारा, पी एंड क्यू एक नया स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, एक पी है और एक क्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी स्टेटमेंट के लिए एक आएगा आउटपुट, दूसरा आउटपुट आएगा क्यू के लिए, एक क्यू स्टेटमेंट के लिए भी आउटपुट आएगा। और ये जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है पी एंड क्यू के लिए, इसके लिए भी एक आउटपुट आएगा। तो किसके लिए भी आउटपुट आ जाएगा, पी एंड क्यू के लिए। इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया एक टेबल। अभी कुछ बातें हैं जो ट्रूथ टेबल बनाने से पहले आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर खाली पी एक ही स्टेटमेंट है। एक ऐसा हमारे पास स्टेटमेंट है जिसके अंदर पी और क्यू, ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें पी और क्यू ऐसे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। एक हमारे पास ऐसा भी स्टेटमेंट है जिसके अंदर पी क्यू एंड आर ऐसे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये पी वाले का कितना आउटपुट आएगा, पी एंड क्यू जो सिंपल स्टेटमेंट्स मिल के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, इसका कितना आउटपुट आएगा, पी क्यू आर ये जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट 3 सिंपल स्टेटमेंट को मिलाकर बना है, इसका कितना आउटपुट आएगा। अगर इनके आउटपुट की हम बात करेंगे तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 2n। ये 2n का फॉर्मूला यूज़ करते हैं किस लिए, हम किसी भी स्टेटमेंट के आउटपुट को निकालने के लिए। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। और n क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के अंदर और कितने कितने छोटे छोटे सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे p है तो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो इसके आउटपुट कितने आएंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि खाली p ही हमारे पास है। तो कितने आउटपुट आएंगे, 2 1 2 ही होगा, 2 ही आएगा हमारा। तो इसके आउटपुट क्या होंगे, देखिए ध्यान से।
यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है P। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे P। अब जैसा हमने पढ़ा है स्टेटमेंट का डेफिनेशन कि स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, स्टेटमेंट दोनों हो सकता है ना, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो हमारा जो P है ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो आउटपुट उसका वैसे ही आएगा। आउटपुट इसका क्या आएगा, ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है, और दो ही आउटपुट आएंगे, इसलिए ट्रू आएगा, दूसरा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेकेंड वाला देखिए P एंड Q। अभी हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो सिंपल स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है। फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2n वाला। तो यहाँ पे n के प्लेस पे कितना हमारे पास स्टेटमेंट है 2, तो n कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है स्क्वायर 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो P और Q हमारे पास ये स्टेटमेंट से कंपाउंड्स, हमारा जो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है इसके अंदर कितने आउटपुट आएंगे 4। अभी हमें ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसके अंदर जो आने वाला जो हमारा आउटपुट है वो 4 है। तो ये जो हमारा है P एंड Q कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका जो वैल्यू होगा ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट इक्विवेलेंट होगा। दो हमें ट्रू के आउटपुट्स मिल सकते हैं, दो हमें फॉल्स के आउटपुट मिल सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, दो हमें ट्रू वाला मिलेगा और दो क्या मिल जाएगा, हमें फॉल्स वाला मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। वैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट है जो मिलाकर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना है। तो इसके लिए भी हम 2n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 कितना हो जाएगा 8, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। 2 कितना होता है 8 होता है। तो इसमें कितने आउटपुट मिलेंगे, 8 आउटपुट्स मिलेंगे। और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके अंदर जो आउटपुट्स आएंगे वो 8 आएंगे, तो इक्विवेलेंट रहेंगे। 4 हमारे ट्रू वाले रहेंगे और 4 हमारे क्या रहेंगे, फॉल्स वाले रहेंगे। तो यहाँ पे 4 क्या रहेगा हमारा ट्रू वाला, ट्रू ट्रू ट्रू, ये 4 रहेगा। और 4 क्या रहेंगे हमारे 4, यहाँ पे 4 फॉल्स वाले रहेंगे, ये रहेगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो ध्यान से देखिए, तो 2n इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिंपल स्टेटमेंट के आउटपुट को जानने के लिए। अगर स्टेटमेंट के अंदर खाली एक ही सिंपल सा स्टेटमेंट है तो वहाँ पे 2 आउटपुट मिलेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो 4 आउटपुट आएंगे, इक्विवेलेंट लिखना है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। वैसे ही 3 स्टेटमेंट है तो कितने आउटपुट आएंगे, 8 आउटपुट आएंगे, 4 बार ट्रू लिखेंगे, 4 बार फॉल्स, इक्विवेलेंट रहना चाहिए। चलिए फटाफट आ जाइए यहाँ पे। अभी इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा P और Q ऐसे दो हमारे पास क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो कितने आउटपुट आएंगे, 4 आउटपुट आएंगे। तो P वाले केस में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको समझिए, लिखने का तरीका क्या है। एक बार समझ लोगे, यही सब टेबल के अंदर सब आपको ऐसा ही लिखना है जैसे एक में लिखना जाता है। तो फर्स्ट वाला क्लियर कर लो। तो P के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, जो हमारा P वाला है। अब P के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये ट्रू होगा और ये फॉल्स भी हो सकता है। तो फर्स्ट P वाले केस में हमने ये जो 4 हमारे आउटपुट्स थे, ये चारों आउटपुट्स लिख दिए। तो क्या Q वाले में भी सेम लिखूंगा, नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वाले में जो हमारा यहाँ पे एस्टिमेटेड आउटपुट है, टोटल आउटपुट हम फर्स्ट वाले केस में लिखेंगे। सेकंड वाले में उसका हाफ हो जाएगा। उसका हाफ मतलब क्या, इसमें मैं 2 ही लिख के छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसका हाफ मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 2 बार ट्रू साथ में था तो यहाँ पे एक बार ट्रू लिखना पड़ेगा और एक बार फॉल्स लिखना पड़ेगा। एक बार ट्रू फॉल्स हो गया, फिर एक बार हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, फिर एक बार हम फॉल्स लिखेंगे। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये ध्यान से लिखिए, लिखने का तरीका। फर्स्ट वाला जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है, हमने देखा कि 2 स्टेटमेंट है तो 4 आउटपुट्स आएंगे, तो 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स लिख दिया। तो सेकेंड टाइम जो Q वाले कंडीशन सिंपल स्टेटमेंट के अंदर जब मैं लिखने जाऊँगा स्टेटमेंट, तो उस वाले कंडीशन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इसका हाफ करेंगे। तो 2 था, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स होता है, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, चलिए ध्यान से देखिए। अभी जो एंड का टेबल है, एंड का टेबल में आपको ध्यान में रखना है कि एंड वाले टेबल के अंदर, ये जो हमारा एंड वाला टेबल है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी हमारा क्या मिलेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू मिलेगा। ध्यान से समझिए इसको। जब एंड वाला टेबल होगा, ये आपको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, सिंपल सा है। एंड के टेबल में अगर P और Q दोनों स्टेटमेंट या फिर R भी हो सकता है, तो P और Q जब दोनों ट्रू होंगे तभी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्योंकि एंड का केस है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, डायरेक्ट एंड है। ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा, तब भी सही मिलेगा। अगर एक भी गलत तो पूरा स्टेटमेंट जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट का
ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स आएगा। तो काफ़ी ईजी है। तो दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक फॉल्स आ गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी एक फॉल्स आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो इस प्रकार से कुछ आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम एंड का ट्रूथ टेबल फाइंड करते हैं तो इसके अंदर ध्यान में रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी हम ट्रू लिखेंगे। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ रहेगा। ये फर्स्ट हमारा ट्रूथ टेबल था, किसके लिए, ये ट्रूथ टेबल था हमारा एंड के लिए, एंड वाले केस के लिए। चलिए अभी सेकंड हम ट्रूथ टेबल देखते हैं फटाफट। अभी देखिए सेकंड वाला ट्रूथ टेबल हम किसके लिए पढ़ेंगे, और के लिए। चलो मैंने रफ कर लिया फटाफट। अब चलो अभी और के लिए, जो हमारा और वाला केस है इसको हम ऐसा वी से दिखाते हैं। अब ये जो और वाला जो सेकंड वाला हमारा ट्रूथ टेबल इसका हम ड्रॉ करेंगे। इसका मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ सबसे पहले। जैसे मैंने लिखा अमन विल पास और फेल इन द एग्ज़ाम। चलिए एक मैंने यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट लिख दिया जिसके अंदर दो छोटे छोटे स्टेटमेंट थे। चलो उसको अलग कर लेते हैं। मैंने लिखा लेट पी, पी क्या होगा, पी वाला स्टेटमेंट ये अमन विल पास इन द एग्ज़ाम, एंड दूसरा जो स्टेटमेंट क्यू है उसमें भी सेम आएगा, अमन विल क्या हो जाएगा, फेल इन द एग्ज़ाम, अमन विल फेल इन द एग्ज़ाम। अब इसका मैं बोलूँ कि सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो चलो फटाफट सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसा लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे मैं द सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इज़। क्या है हमारे पास, एक सिंपल स्टेटमेंट पी है, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या है, क्यू है। इसका हम क्या लिख रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, पी मैंने लिख दिया, ये वाले स्टेटमेंट के लिए मैंने लिख दिया है पी, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसके लिए क्या लिख दूंगा मैं, क्यू। अब यहाँ पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव आया है जो ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। और तो और के लिए क्या साइन होता है, ये हो गया हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब चलो फटाफट इसका भी ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ करेंगे फटाफट। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये वर्टिकल कॉलम्स हमने ड्रॉ कर लिए। जैसे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक पी वाला है तो पी के लिए हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा, क्यू वाले के लिए भी आउटपुट निकालना पड़ेगा, और एक जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है पी एंड क्यू के लिए इसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा। चलिए हमने फटाफट ड्रॉ कर दिया। अब सेम वही करना है। कितने स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर दो ही हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है। तो कितना आउटपुट आएगा पी के लिए, 4 आएगा। फॉर्मूला 2:n वाला, 2:2 = 4। तो जो 4 आउटपुट्स आएंगे उसको कैसे लिखेंगे, 2 बार ट्रू लिखेंगे और 2 बार क्या लिखेंगे, हम फॉल्स लिखेंगे। चलिए फटाफट यहाँ लिख देते हैं। तो T हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले में इसका हाफ करेंगे। यहाँ पे 2 बार ट्रू था, 2 बार फॉल्स था, तो एक बार ट्रू आएगा, एक बार फॉल्स आएगा, एक बार ट्रू आएगा तो एक बार फॉल्स आएगा। सेम पहले के जैसा, ये कुछ अलग नहीं है, सेम पहले के जैसा है। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, इतना तो हो गया। अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा बना है इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा। अभी देखो ये केस कौन सा है, ये कौन केस है हमारा, और का केस है। और के केस में क्या होता है, ऑप्शन हमारे पास रहता है ये या फिर ये। तो ऐसा अगर जब भी ऑप्शन आएगा तो एक भी ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जब और का कंडीशन आएगा तो हमारे पास ऑप्शन रहता है ये या फिर ये। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आउटपुट में 2 सिंपल स्टेटमेंट्स में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही रहेगा। यहाँ पे देखो एक ट्रू मिल गया तो ये भी क्या रहेगा, आपका ट्रू ही रहेगा। यहाँ पे देखो एक ट्रू मिल गया तो ये भी क्या रहेगा, आपका ट्रू ही रहेगा। अब ये दोनों फॉल्स है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आएगा, एक फॉल्स आएगा। हो गया ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल किसका है, ये ट्रूथ टेबल हमने पढ़ा है और का। हमने क्या पढ़ा इसमें, ये सेम तरीके से हमने आउटपुट्स लिखे, बस ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट था उसका जो ट्रूथ वैल्यू था कैसे हमने निकाला। और के कंडीशन में जब भी हम ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक भी ट्रू मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो, या फिर ऐसे ध्यान में रखो कि और के टेबल में दोनों फॉल्स रहेगा तब भी फॉल्स मिलेगा, ना तो क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलो थर्ड वाला हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। इसको मैं रफ कर देता हूँ फटाफट। चलो थर्ड,
अभी थर्ड है हमारा नॉट, जिसको हम इस साइन से भी दिखाते हैं। इसको और क्या बोला जाता है? निगेशन। चलिए, अब सबसे अच्छी बात है, एक प्यारी सी बात है इसके अंदर कि मान लो कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जैसे मैंने बोला कि एक पी मेरे पास स्टेटमेंट है कि मैंगो इज़ ए फ्रूट। ठीक है, तो चलिए, तो मैंगो इज़ ए फ्रूट ऐसा एक मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। अब इस स्टेटमेंट का निगेशन करना है। अब निगेशन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। निगेशन मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को निगेटिव बनाना या फिर उल्टा लिखना, ये भी आप बोल सकते हो। जैसे हमने लिखा है कि मैंगो इज़ अ फ्रूट, अब इसका निगेशन क्या हो सकता है? बस नॉट डाल दो, काम आपका हो जाएगा। मैंगो इज़ नॉट ए फ्रूट, हो गया, ये होता है निगेशन। अगर मैं इसका लिखूंगा निगेशन, तो निगेशन ऑफ पी क्या मिलेगा आपको? क्या मिल जाएगा निगेशन ऑफ पी? जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैंगो इज़ नॉट ए फ्रूट, ये क्या है? इसका निगेशन है, समझे? तो निगेशन क्या होता है? निगेशन मतलब किसी भी स्टेटमेंट के अंदर नॉट डालना, उसका उल्टा लिखना, यही होता है निगेशन। चलिए, इसका एक ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं फटाफट। अब निगेशन का जो ट्रूथ टेबल है, इसके अंदर ट्रूथ टेबल में अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, एक ही स्टेटमेंट है तो एक पी मिल जाएगा और निगेशन हमें पी मिल जाएगा। यही हमारा स्टेटमेंट फाइनल वाला है। तो एक स्टेटमेंट हमारा पी है और फाइनल स्टेटमेंट क्या है हमारा यहाँ पे? निगेशन पी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो पी जैसे दिख रहा है कि मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, 2n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 मीन्स 2, हमारे पास 2 ही आउटपुट आएंगे, तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ट्रू होगा या फिर क्या होगा? फॉल्स होगा, यही स्टेटमेंट होगा। अब निगेशन निकालना है, तो ट्रू का निगेशन क्या होगा? ट्रू का उल्टा क्या होगा? फॉल्स होगा। इसमें क्या सोचना है? ट्रू का उल्टा क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स का उल्टा क्या होगा? ट्रू होगा, यही होता है निगेशन। तो सिंपली आप ध्यान में रखो, निगेशन ऑफ टी मतलब निगेशन ट्रू का क्या होता है? फॉल्स होता है। निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ एफ मतलब फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। काफ़ी इजी सा था। तो हमने क्या देखा अभी? निगेशन का ट्रूथ टेबल, इसमें बहुत ही सिंपल सा है ये, इसके अंदर बस ध्यान में रखना है। निगेशन का हम नॉट भी बोलते हैं और निगेटिव भी बोलते हैं, कि किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बना दो, नॉट लगाओ तो फिर भी निगेशन हो जाएगा। हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे, मैंगो इज़ अ फ्रूट, और निगेशन ऑफ पी उसका निकाला, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? मैंगो इज़ अ नॉट फ्रूट। ट्रूथ टेबल हमने बना दिया, पी लिखा। अब एक ही सेंटेंस था, दो उसके अंदर हमने आउटपुट लिखा, टी और एफ लिखा। तो टी का निगेशन एफ हो जाएगा, एफ का निगेशन टी हो जाएगा। हो गया, समझ गया, बहुत अच्छे। चलो आगे देखते हैं। अभी जो फोर्थ वाला है उसके लिए हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला हम लिखते हैं। अभी फोर्थ वाला हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला हमारा क्या था? फोर्थ वाला था हमारा इफ़ देन। इसको हम किससे डिनोट करते थे? सिंगल हेडेड एरो। इसको और क्या बोलते हैं हम? इसको और बोलते हैं इम्प्लीकेशन। और क्या नाम है इसका? और इसका नाम है कंडीशनल। वेरी गुड, कंडीशनल। चलिए, इसका भी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, मैंने एग्जांपल लिखा, इफ़ आई ट्रेवल बाय बस देन माई जर्नी विल बी चीपर। चलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे भी मैंने एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर 2 सिंपल स्टेटमेंट है। चलो फटाफट हम अलग कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट पी क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा। यहाँ तक क्या है इसमें? आई ट्रेवल बाय बस। ठीक है। उसके बाद जो क्यू वाला स्टेटमेंट है, क्या क्यू वाला स्टेटमेंट है? माई जर्नी विल बी चीपर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माई जर्नी विल बी चीपर। चलिए ध्यान से समझिए इसको, माई जर्नी विल बी चीपर। अब इसके अंदर कौन था कनेक्टिव? लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे कौन है? इफ़ एंड देन। ये क्या है हमारा? लॉजिकल कनेक्टिव है, जो 2 सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव, जो हमने पहले ही पढ़ा था। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ द सिंबॉलिक फॉर्म इस। क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म? पहला हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है P, दूसरा हमारा सिंपल स्टेटमेंट क्या है? Q। ये दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है? इफ़ और देन से। और वहाँ पे कौन सा हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं इफ़ एंड देन के लिए? ये सिंबल है कंडीशनल का, इम्प्लीकेशन का। चलो, ये कंडीशन का सिंगल हेडेड एरो यहाँ पे लगा दो,
हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए फटाफट इसका ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल भी काफ़ी ईजी है, बहुत ही ईजी सा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, फटाफट सब होते जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो हमने भी यहाँ पे फटाफट कर लिया। जैसे मेरे को दिख रहा है पी और क्यू, तो एक पी वाला मेरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा वाला है, सिंपल स्टेटमेंट क्यू वाला है, तो ये भी मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या है कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें मेरा पी और क्यू दोनों आता है, तो मैंने पी और क्यू यहाँ पे दोनों लिख दिया। अब जैसे हमने पढ़ा था कि 2:n वाला फॉर्मूला यहाँ पे फटाफट हम यूज़ कर लेंगे। 2 स्टेटमेंट है, 2:2 4 होगा, 4 आउटपुट्स आएंगे। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर हम 2 बार आउटपुट ट्रू में लिखेंगे, 2 बार फॉल्स में लिखेंगे, जैसा कर रहे थे वही सेम चीज़ है। अब क्यू वाले में इसका हाफ होगा, यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इस दोनों आउटपुट का यूज़ करके जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे इन द केस ऑफ इफ एंड ओनली कंडीशनल वाले केस के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है जब आपका फर्स्ट वाला ट्रू होगा और सेकेंड वाला फॉल्स होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आप इसको रट नहीं सकते हो, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जब फर्स्ट वाले आपके स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो ट्रू होगा और सेकंड वाले का फॉल्स होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तब भी आपका स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज सारे स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो फर्स्ट वाला ट्रू बाद में फॉल्स, तो क्या होगा, उसका कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बाकी सब के लिए क्या होगा, ट्रू 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 क्या आएगा, ट्रू होगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, कोई बात नहीं, ट्रू ही आएगा। दोनों फॉल्स तो भी क्या आएगा, आपका ट्रू ही आएगा। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से समझ लो। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तब भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज सारे स्टेटमेंट क्या मिलेंगे, ट्रू मिलेंगे। तो ये वाला हमारा जो लॉजिकल टेबल था, ये हमारा जो ट्रूथ टेबल था, सॉरी ट्रूथ टेबल था, ये ट्रूथ टेबल किसके लिए था, इफ़ एंड देन के केस के लिए था। इसमें हमने क्या देखा, इफ़ और केस में हमने इफ़ और देन के केस में हमने ये देखा कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर मेरा ट्रू होता है और सेकेंड वाला जो मेरा स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स होगा, तब भी क्या मिलेगा, मेरे को फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज सारे कंडीशन में क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। ध्यान से देख लो, दोनों ट्रू था तो ट्रू आएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, फिर भी आपको ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स रहेंगे फिर भी आपको ट्रू ही मिलेगा। बस ये वाला जो कंडीशन है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आएगा, तब भी क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 5 तक हो गया, एक लास्ट वाला बच गया है, उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं, फिर आपका हो जाएगा इसका बेसिक क्लियर। ध्यान से देखिए। चलिए 5th वाले की हम बात करते हैं अभी। चलो तो 5th हमने क्या देखा था, 5th वाला जो हमारा केस था उसका नाम क्या था, 5th वाले का नाम था इफ़ एंड ओनली इफ़। ये वाला है हमारा 5th वाला, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसको कैसे डिनोट करते थे, डबल हेडेड एरो से। इसको और क्या बोला जाता है, इसको और बोला जाता है, क्या बोला जाता है, और बताइए फटाफट, याद है आपको, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। इतना जल्दी बोल जाते हो आप लोग, बताए भी नहीं मुझे। सेकंड वाला क्या होता है इसका, वो था हमारा बाई कंडीशनल। चलिए तो हमने ये लिख दिया, जो भी पॉसिबल नेम्स है मैंने लिखा यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ डिनोट करेंगे डबल हेडेड एरो से, और क्या बोलते हैं इसको, डबल इम्प्लीकेशन, और क्या बोलते हैं उसको, बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। चलिए फटाफट अब इसके अंदर हम स्टेटमेंट एक लिख लेते हैं फटाफट। एक मैं छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखूँ यहाँ पे स्टेटमेंट में चलिए मैंने लिखा प्राइस इंक्रीजेस if and only if demand will falls। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्राइस इंक्रीजेस इफ़ एंड ओनली इफ डिमांड विल फॉल्स, और डिक्रीजेस भी आप लिख सकते हो वहाँ पे। तो एक ऐसा मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। चलो इसमें भी फटाफट ना 2 अलग अलग स्टेटमेंट हम अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट पी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट वाला है, यहाँ से यहाँ पर प्राइस इंक्रीजेस, ये हो गया हमारा प्राइस इंक्रीजेस। तो इंक्रीजेस ये हमारा फर्स्ट वाला था। क्यू वाला जो केस है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिमांड विल फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिमांड
विल फॉल्स। देखिए ध्यान से, दो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है, प्राइस इंक्रीजेस, और सेकंड वाला क्या है हमारा, डिमांड विल फॉल्स। ये दोनों को कनेक्ट करने वाले जो कनेक्टिव लॉजिक है, जो लॉजिकल कनेक्टिव है, वो कौन है यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। क्या है यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द सिंबॉलिक फॉर्म इज़, क्या आएगा, एक हमारा पी वाला है, ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा स्टेटमेंट है, क्यू वाला है। अब दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसके लिए हमारे पास क्या है सिंबल, डबल हेडेड एरो। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डबल हेडेड एरो, ठीक है। चलो हमने इसका भी लिख लिया है। अब फटाफट इसका भी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, काफ़ी ईजी से इसका भी ट्रूथ टेबल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो गया। ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया, जैसा मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर भी हमारे पास सेम वही चीज़ है। हमारे पास यहाँ पे P और Q ऐसे दो सिंपल स्टेटमेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक P स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट Q है, और ये दोनों कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाए हैं, जो ये वाला है P डबल हेडेड एरो Q, ठीक है। चलिए फटाफट, अब इसके अंदर जैसे मेरे को पता है कि दो अगर स्टेटमेंट होंगे तो कितने ट्रूथ वैल्यू आएंगे, उसके अंदर उसका जो मेरा यहाँ पे आउटपुट आएगा कितना आएगा, वो 4 आएगा। हमने कई बार किया इसको, तो कैसे लिखते थे हम, ट्रू, और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, फॉल्स। अब इसका हाफ यहाँ पे हम क्यू वाले में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। जैसा हम लिख रहे थे कि फर्स्ट वाले में आउटपुट हम पूरा 4 रहेगा, तो इक्विवेलेंट 2 बार 2 2 बार फॉल्स लिखेंगे, तो उसका हाफ करने का पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर उसका फॉल्स, ऐसा हम लिख लेंगे। अब चलिए, अब इसके अंदर हम लिखेंगे अभी ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, किसके लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए, बाय कंडीशनल के लिए। अब इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना, इसमें आपको ये याद रखना है कि दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा। बाय कंडीशनल, नाम ध्यान में रखना, बाय कंडीशनल, इफ़ एंड ओनली इफ़, बाय कंडीशनल दो। जब दोनों ट्रू, बाय मतलब दो होता है ना, तो जब दोनों ट्रू तो क्या मिलेगा, ट्रूथ वैल्यू ट्रू। जब दोनों फॉल्स तो क्या मिलेगा, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, बस बाकी सब क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों ट्रू तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी, दोनों ट्रू रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स रहेगा तो क्या मिलेगा, फिर भी आपको ट्रू ही मिलेगा, बाय कंडीशनल। दोनों ट्रू तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स रहेगा तो भी क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। तो ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। हो गया। तो आपका लास्ट वाला ट्रूथ टेबल था, ध्यान में रखिए, ये हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला कंडीशन था। इस कंडीशन के अंदर जब दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे तब ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तब ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो हमने पढ़े हैं ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल हमने किसके लिए पढ़े हैं, ये ट्रूथ टेबल हमने पढ़े थे जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स थे उसके लिए हमने। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी बेसिक्स बताए गए हैं प्लीज़ उसको आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे बेसिक्स को आप क्लियर कर लेना है। बेसिक क्लियर कर लोगे तो 1.1 आपका पूरा हो जाएगा, और 1.2 भी जो उसमें भी यही सेम चीज़ ट्रूथ टेबल की ही सारी चीज़ें आने वाली है, वो सब भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्लियर कर लीजिए। अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सारे डाउट को भी आपका क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जो 12th स्टैंडर्ड में रहेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें और आपको अच्छे से अच्छा ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा के दें और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से करा के देंगे। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।